बहुजन समाज की हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। अनिकेत यूट्यूबर चैनल को लाइक करें, शेयर हमसे करें। बड़ी नाराजगी है सब लोग कि हम खरी खरी बोलते हैं। और पहले सड़क पे बोलते थे, पार्लियामेंट में बोलने लगे, तो हमसे बड़ी नाराजगी। अब क्या करें बताओ? आप बताओ, सच बोलना छोड़ दें? सरकार का काम बसाना होता है, उजाड़ना नहीं। लेकिन आज सरकारें उजाड़ने पे आ गई हैं, क्योंकि कहता है किसी को मारना हो ना नीरज भाई, तो उसको लाठी मारने की जरूरत नहीं, उसका रोजगार खत्म कर दो, स्वतः मर जाएगा बात। और इसका खामियाजा मुसलमानों को और मुसलमानों का दलितों को भी बड़े पैमाने भुगतना पड़ा, क्योंकि आज भी छुआछूत है या नहीं है। जब पता लग जाएगा कि किसकी दुकान है तो कौन उससे सामान लिए भाई। देश को बांटने का एक इंतजाम है। पहले बटा था तो उसके जख्म आज तक नहीं भरे, दोबारा बांटने का सरकार इंतजाम कर रही है। आर्थिक बहिष्कार क्या है कि उसके रोजगार को चोट मार, ना उसकी जेब में पैसे होंगे, ना इस पर इतना समय होगा कुछ पढ़ लिख पाए, जान पाए, ना ही सवाल खड़ा कर पाए। सरकार ये तो करना चाहती है। शांत विचार मुझे देते हैं। अगर किसी के साथ गलत होगा धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, तो मैं अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। कुछ दिन पूर्व आपने एक बयान दिया था, हालांकि आप एक सभा में बोल रहे थे लेकिन वायरल हुआ। आपने कांवड़ यात्रियों की और नवाजियों की तुलना की थी कि कैसे भेदभाव होता है। मुजफ्फरनगर में योगी सरकार के अधिकारियों ने वो भेदभाव ऑन पेपर यानी कि आदेश में दे दिया। क्या क्या कहना है इस बारे में? मैंने कावड़ियों और नमाजियों में नहीं, मैंने धर्म के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, जिसको संविधान एक्सेप्ट नहीं करता, संविधान के जो मूल्य हैं, अवधारणा है, संविधान के जो विचार हैं, उसके खिलाफ है। जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। तो मैंने यही बात उस दिन कही थी, वो आज दिखाई दे रहा है किस तरह उसको पूरा चैनलाइज करके, एजेंडा बना के, जिस तरह से एक भय का माहौल। और इसका परिणाम क्या हो सकता है? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, जो मैं समझ रहा हूँ। मैं कोई भविष्यवाणी करता तो नहीं बागेश्वर बाबा जी की तरह। मैं तो चंद्रशेखर आज़ाद हूँ, पढ़ा लिखा वकील आदमी हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे चिन्हित होगी कि ये नीरज पटेल और ये इनकी दुकान है। अब कोई आपसे रंजिश रखता हो या सरफिरा या कोई असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ना चाहता, वो आएगा आपके साथ झगड़ा करते और वो कहेगा कि साहब इसी की गलती थी नीरज पटेल की, इसीलिए यही हम पे थूक दिए, यही फल को हाथ लगा दिए, यही वो कर दिए। तो फिर उसकी दुकान जलेगी, उसकी ठेली जलेगी, उसका सामान फेंका जाएगा, उसकी जान जाएगी, उसकी मॉब लिंचिंग हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी सरकार पे नहीं है। ये काम उसकी जिंदगी, अपनी जीवन रक्षा करना है उनका। क्या तो वो रोजगार छोड़ दें? कहता है किसी को मारना हो ना नीरज भाई, तो उसको लाठी मारने की जरूरत नहीं, उसका रोजगार खत्म कर दो, स्वतः मर जाएगा बात। तो ये एक इंतजाम है जो सरकार ने किया है, और इसका खामियाजा मुसलमानों को और मुसलमानों का दलितों को भी बड़े पैमाने भुगतना पड़ा, क्योंकि आज भी छुआछूत है या नहीं है। जब पता लग जाएगा कि किसकी दुकान है तो कौन उससे सामान लिए भाई। आप समझते हैं ना, ये एक वर्गीकरण है, ये वर्ग के आधार पे एक शोषण है। देश को बांटने का एक इंतजाम है। पहले बटा था तो उसके जख्म आज तक नहीं भरे, दोबारा बांटने का सरकार इंतजाम कर रही है। हम इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा है कि अगर ये प्रशासन, पुलिस के द्वारा किया गया है तो उन पर लगाम कसो, और अगर ये सरकार करा रही है तो इसको में बदलाव कर लो। पहले कुछ संगठन चिल्लाते थे कि आर्थिक बहिष्कार करना है मुस्लिमों का या दलित समाज के लोगों का। अब ये सरकार ने ही आदेश देकर कह दिया है कि हाँ, आर्थिक बहिष्कार हम स्वीकार करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, आर्थिक बहिष्कार क्या है कि उसके रोजगार को चोट मार दो, ना उसकी जेब में पैसे होंगे, ना इस पर इतना समय होगा कुछ पढ़ लिख पाए, जान पाए, ना ही सवाल खड़ा कर पाए। सरकार ये तो करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सारी पॉलिसी इस लक्ष्य पर आधारित है कि वंचित वर्गों के जो सवाल करने हैं, जो उनके जो सवाल उठाने की क्षमता है, जो उनकी आगे बढ़ने की क्षमता है, उसको नष्ट किया जाए। और ये उसी की जैसा है। आर्थिक बहिष्कार हम सुनते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको कोरोना काल याद है? कोरोना काल में तबलीगी जमात पे एक बड़ा आरोप लगा था कि इन्होंने कोरोना फैला दिया, और 4-6 दिन तक मीडिया के लोगों ने कैसा रगड़ा रख के, हर चीज़ की वीडियो, ये वो सब चीज़ें खूब रगड़ा। अब क्या हुआ? अब मैंने एक जजमेंट पढ़ा उस पर, तो उस पर कोर्ट ने कहा कि उनका कोई दोष नहीं था, बरी कर दिया। वो छोटी सी खबर थी, लेकिन इसका सामाजिक नुकसान कितना हुआ। दुनिया से जो लोग यहाँ आए थे उनको डिटेंशन कैंप में बंद कर दिया गया। हम बड़े लोगों को छुटा अधिकारियों के पास जा जाके, अब बहुत ताकत नहीं तो हाथ जोड़े। कोरोना काल चला, लोग भी नहीं जुटा सकते थे, हाथ जोड़े, भैया छोड़ दो, ये जाएंगे दूसरे देश में, क्या कहेंगे। बड़ी मुश्किल कैसे पैसे वैसे जुटा के हमारे लोग उनको भिजवाए। आज मैं महसूस करता हूँ कि मीडिया क्या नहीं कर सकती है। तो मीडिया के जरिए जो सरकार ने प्रोपगंडा रचा अपने पाप छिपाने के लिए, उसका खामियाजा देश के मुसलमान को भुगतना पड़ा। और हमसे बड़ी नाराज़गी है सब लोग कि हम खरी खरी बोलते हैं
और पहले सड़क पे बोलते थे, पार्लियामेंट में बोलने लगे तो हमसे बड़ी नाराजगी। अब क्या करें बताओ? आप बताओ, सच बोलना छोड़ दें? आप बताओ, कोई मर रहा है, कोई डूब रहा है तो उसको डूबते हुए छोड़ दे और आराम से बैठ कर तमाशा देखें, या कोई किसी को डुबा रहा है तो इस पर विरोध ना करें? ये इस बात की गवाही ना मेरा ज़मीर मुझे देता है और ना ही मेरे महापुरुषों के सिद्धांत विचार मुझे देते हैं। अगर किसी के साथ गलत होगा धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, तो मैं अपना काम करूँगा। और मेरा काम ये है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज़्यादा दोषी होता है तो मैं मुखर होकर अपनी बात कहूँगा। उपचुनाव की क्या तैयारियां हैं? इतना जुनून है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नौजवानों में। 21 तारीख को स्थापना दिवस है। सस्ता कार्यक्रम शुरू कराया भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। 5 लाख लोगों को सस्ता कार्यक्रम रखा है उत्तर प्रदेश में। और आज़ाद समाज पार्टी के लोग जिले पर जो है भीम आर्मी का स्थापना दिवस मनाएंगे, सस्ता कार्यक्रम कराएंगे, विचार गोष्ठियाँ करेंगे। आप ये मानो, जिस दिन से रिजल्ट आया है आज़ाद समाज पार्टी के नौजवानों को पंख लग गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब हम नगीना जीत सकते हैं तो हम प्रदेश जीत सकते हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। बूथ कमेटियाँ, सेक्टर कमेटियाँ तैयार हो गई है। और मेरा ये मानना है कि आज़ाद समाज पार्टी ऐतिहासिक रिजल्ट जो है उपचुनाव में देने जा रही है। और इस रिजल्ट के आधार पे हमारी तैयारी 27 को लेके है। हम 27 को अपने हाथ से किसी कीमत पर नहीं जान देंगे, इसलिए हम लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जितने सांसद हैं इस समय, जितने का शपथ ग्रहण मैंने देखा, शायद आप अकेले सांसद हैं जो जय भीम के साथ जय मंडल भी लाते हैं, नमो बुद्धाय भी लाते हैं, जोहार भी लाते हैं, तो जय जवान जय किसान भी लाते हैं। क्या है इस कॉम्बिनेशन के पीछे? ये संघर्ष है। हमें कुछ भी मांगने से नहीं मिला, सब चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि पीने के साफ पानी पीने के लिए, तालाब का पानी पीने के लिए भी आंदोलन हुए हैं। तो हमने सभी आंदोलन को जोड़कर और एक भाईचारा बनाने का प्रयास किया है। और जिस दिन ये भाईचारा बन गया, किसान का, जवान का, जय भीम का, जय मंडल का, जय विज्ञान का, जय जोहार का, जिस दिन ये बन गया, यानी कि जो काशीराम साहब की थ्योरी थी बहुजन भाईचारा, मैं उसको कामयाब करने की पुनः कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा विश्वास है कि जिस तरह की ईमानदारी से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में भी वो भाईचारा आपको दिखता होगा, आने वाले कल में वो भाईचारा धरातल पर आएगा। तो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है वो कामयाब हो जाएगा और इस देश में मानवता का राज स्थापित होगा। आज आप लखनऊ के दौरे पर थे, तमाम उन बस्तियों पर गए जिन पर लाल लाल निशान लगाए जा रहे हैं, उनका टूटने का खतरा बढ़ गया है। किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं इसको? मैं पार्लियामेंट में भी इस बात को मैंने उठाया। गांव देहात में जब हम काशीराम साहब को स्टडी करते तो शरणार्थी आंदोलन सबसे पहले दिल्ली में उन्होंने चलाया, तो वो इस बात को स्पष्ट करते थे कि ये कौन लोग हैं जो नालों पे, झुग्गियों में, रेल की पटरियों के पास ये जो रहते हैं, कौन लोग हैं। तो जब रिसर्च हुआ, उनका रिसर्च, क्योंकि वो क्लास 1 के अफसर थे, तो रिसर्च ये था कि ये वो लोग हैं जो जाति और धर्म के आधार पर गाँव में सताए गए, जिनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, फिर उनको जान का डर हुआ, गांव से भाग आए, जिनकी ज़मीन छीन ली गई थोड़ी बहुत जो थी, जिनके मकान छीन लिए गए, जिनको पीटा गया, जिनको जो है तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई, जिनको जो है सामाजिक बहिष्कार किया गया, वो लोग जो अपनी जान बचाने के लिए, इज्जत की ज़िंदगी जीने के लिए, और जिन पे गाँव में कुछ था नहीं, मजदूरी बगारी करनी पड़ती थी, वो लोग शहर में आके 2 टाइम की रोटी अच्छी तरह मिल जाए, वो शहर में आ गए। शहर में रहने को ज़मीन नहीं थी, सरकारी ज़मीनों पर आकर रहने लगे। 80-80 साल, 60-60 साल, 70-70 साल हो गए उनको। उस ज़मीन को उन्होंने सींच के बंजर भूमि को रहने लायक बनाया। तब शहरों में इतनी आबादी होती नहीं थी, वो शहर के बाहरली तरफ रहते, शहर के अंदर कौन घुसने दे रहा था। आज शहरों का विस्तार हो गया, आज वो लगभग बीच वाली जगहों में आ गए, लेकिन अब वो सरकार को चुपने लगे हैं। एक पत्रकार ने आज मुझसे कहा कि मलिन बस्ती, मैंने उनसे पूछा कि मलिन बस्ती क्या होती है, तो उस पर जवाब नहीं था। मैंने कहा बस्ती मलिन हो गई है, लोग मलिन हो गए। कब ये बात अपने दिमाग से निकाल पाओगे कि संविधान के आधार पर हर एक व्यक्ति बराबर है? कब ये अपने दिमाग से निकाल पाओगे? नेता दलित हो गया, नेता दलित हो गया, नेता पिछड़ा हो गया है, नेता जो है जाति का हो गया है। तो मैंने कहा कब ये निकाल पाओगे? तो मैंने कहा ये इसमें बदलाव करो। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो 80-80 साल से शहर का मैला अपने सर पे उठा रहे हैं, जिन्होंने खून पसीना लगा के शहर में थोड़े थोड़े पैसे मजदूरी करके बिल्डिंगें बनाई, जिन्होंने इसकी शहर की सफाई की, जिन्होंने सीवर में उतर के शहर को सुंदर बनाया, जिन्होंने इसकी खेती बागानी तमाम तरह की चीज़ें की, जिनका खून पसीना शामिल है, आज वो सरकारों को और शहर में रहने वाले करोड़पति उद्योगपतियों को अच्छे नहीं लग रहे हैं। उनको लगता है कि इनको यहाँ से निकाल देना चाहिए,
क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट जब आप समझोगे, जैसे अकबर नगर में हुआ, उनको निकाल के 12 किलोमीटर शहर से दूर फेंक दिया गया। उनको वहीं पे आवास बनाए जा सकते थे, उनके रोजगार भी थे, वहाँ छोटे छोटे रोजगार चलते रहते, लेकिन क्योंकि वो दलित पिछड़े वर्ग के लोग थे, मुस्लिम लोग थे, इसलिए जानबूझ के उनको 12 किलोमीटर बाहर फेंका गया कि ये शहर, ये उसको वो गंदगी मानते हैं, कीड़े मकोड़े मानते हैं, और गंदगी और कीड़े मकोड़े दूर फेंक के आता ना आदमी। तो ये एक पूरा जो है इसके पीछे एक साजिश है। और जिनसे आज मैं मिल गया, हैदर कैनाल वाली जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो एलिवेटर बनाने वाला, उसमें लगभग नहीं भाई 16 किलोमीटर का वो है प्रोजेक्ट, लाखों घर जाएंगे। एक घर बनाने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। हम अपने पिताजी के बाद कोई घर की ईंट नहीं लगा पाए। आप ये समझो, उनके सपनों का घर तोड़ के सरकार उनको बेघर करना चाहती है, और बेघर ही नहीं करना चाहती, उनको अनाथ करना चाहती है। मैं जब काशीराम साहब को स्टडी करता तो कहते थे कि मुसलमानों पे थोड़ा सा रंग जमता है तो दंगे हो जाते हैं, जो आर्थिक स्थिति बनी होती थी वो जीरो हो जाती, फिर हासे पे आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये हमारी आर्थिक बुनियाद जो बन गई कि अब हम पे घर आ गया, तो हम जो कुछ कमा रहे, कुछ बचा रहे, कुछ अपने बच्चों पर लगा रहे, उसको तोड़ के हमें वापस हादसे पे लाने की एक व्यवस्था है कि हम अपने पैरों पे शहरों में ना खड़े हो पाएँ, हम शहर की लेबर बन के रह जाएं, हम शहर में इज्जत की ज़िंदगी ना जी पाए। सरकार का काम बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता, लेकिन आज सरकारें उजाड़ने पे आ गई हैं, क्योंकि सरकारों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये जख्म तो हमारे सीने पे लगने हैं, और ये जख्म हमें उत्तर प्रदेश की सत्ता ने हमारे लोगों को दिए हैं। और मैं सरकार सत्ता को कह के आया हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी कह के आया हूँ कि अयोध्या का इतिहास पूरा उत्तर प्रदेश दोहराएगा, क्योंकि लखनऊ से जो हवा चलेगी गरीबों के घर उजड़ने की, उसकी हवा का असर पूरे उत्तर प्रदेश में आएगा। और 27 में यही इनकलाब आपको उत्तर प्रदेश से उसी हालत में ले जाएगा जिस हालत में अयोध्या